नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मध्य प्रदेश की रहने वाली विवाहित महिला की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये बहन आज इंदौर में रहते हैं और इनके जो मायका फैमिली है, यानी कि जो इनके माता पिता का परिवार है, वे भोपाल के रहने वाले हैं। दोस्तों, इन बहन ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि ये कहती हैं कि हमेशा से इनके जीवन के अंदर जो रिश्तेदार इनको मिले हैं वो कुछ ऐसे मिले हैं जिन्होंने इनको बांध करके रखा हुआ है। और ये कहती हैं कि भैया, बंधन कुछ इस प्रकार के हैं कि जैसे ये लोग मुझे मेरे जीवन में ग्रो नहीं करने देना चाहते, अपने पैरों पे खड़े नहीं होने देना चाहते, मुझे मजबूर और मुझे दरिद्र ये लोग रखना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के बहन बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं। दोस्तों, इन बहन ने पेशे से मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर भी इन्होंने काम किया है। जो आपकी जो दारोगा की जो भर्ती होती है, दारोगा थे ये। लेकिन अब जो है इनको 2-1 वर्ष हो गए हैं, 2 या 3 वर्ष हो गए हैं, जिसको इनकी जो जॉब थी इनको वो छोड़ना पड़ा। तो वो जॉब इनको क्यों छोड़ना पड़ा उसके बारे में भी दोस्तों आपको हम बताएंगे। और इनके पहले जो मायके वाले जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं और फिर बताएंगे कि ससुराल में क्या बंधन है। देखो, सबसे पहले तो दोस्तों, इनके मायके में ऐसी परिस्थिति है कि इनके जो माता पिता हैं उनकी आयु और इनकी आयु में एक बहुत बड़ा गैप है। लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु का गैप है। कहने का भाव ये है कि जैसे कई दंपति ऐसे होते हैं, कई जोड़े ऐसे होते हैं जिनको बच्चे बहुत लेट होते हैं, तो वैसा ही इनके साथ जो है, इनके साथ केस है। लेकिन उसके अंदर अभी एक और जो है समस्या है, वो ये है कि इनके घर के अंदर ये 2 भाई बहन हैं बस, और इनसे एक बड़े भाई हैं, और वो बड़े भाई इनसे 15 वर्ष बड़े हैं। तो 15 वर्ष बड़ा भाई है, तो मतलब जब इनका जन्म हुआ तो वो तो पूरी तरह से मतलब जैसे कोई एज व्यक्ति अचीव कर रहा होता है ना, कि भाई अब तो कि भाई वो अपने जीवन में अपना स्कूल भी क्लियर करने वाले थे जब इनका विवाह हुआ। तो ये कहते हैं कि इनके ब्रदर भी, इनके माता पिता ने जब 10-15 वर्ष बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया था, बहुत ज़्यादा अलग अलग मंदिरों में माथा टेका था, नाक रगड़ी थी, उनको संतान नहीं होती थी, तो कैसे कैसे करके इनके जो बड़े भाई हैं उनका जन्म हुआ। और इनके बड़े भाई का जन्म इतनी ज़्यादा मन्नतें मांगने के बाद हुआ, इस चीज़ के चलते जो इनके माता जी हैं उनका एटीट्यूड इनके भाई के प्रति बहुत ज़्यादा केयरलेस रहा। ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार करके इनके जो बड़े भाई हैं उनको बड़ा किया गया। ये कहती हैं कि भैया, जब मैं, आप लगा लो, 8 वर्ष की आयु की थी उस समय मेरे भैया का विवाह हो गया था, लेकिन जो मेरे भाई हैं वो कुछ काम धंधा नहीं करते थे। इनके जो पिताजी हैं, ये बहन के जो पिताजी हैं, वो भी मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर थे। तो ये कहते हैं कि पिताजी पुलिस के अंदर थे, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पिताजी भी इंस्पेक्टर थे। तो ये कहते हैं कि जो मेरा भाई है वो बस ये होता था कि बस उन्हीं के उस पर वो पलता था। और मेरा भाई ना पढ़ाई की उसने ठीक से, ना काम करता था, झगड़ा करता था, और इतना ज़्यादा बिगड़ गया था वो कि झगड़ा करता था तो वो मेरी माँ के ऊपर भी हाथ उठा देता था और पिता के ऊपर भी हाथ उठा देता था, और वो लोग कुछ नहीं कहते थे। अब इनके पिताजी तो शांत हो गए हैं, लेकिन इनके माताजी जो हैं वो आज भी माताजी हैं, जीवित हैं। माताजी लगभग 78 वर्ष की आयु के हैं, 78 के हैं। ये जो बहन हैं ये लगभग 35 वर्ष के आयु के हैं अभी। बहन ऐसे बताते हैं कि भैया, जो मेरे भाई हैं वो तो केयरलेस और बिगड़े हुए थे ही,
लेकिन उनके बाद उनका जिन महिला के साथ विवाह हुआ वो भी बड़े अजीब और झगड़ालू नेचर की महिला थी जो कि हमारे घर में आई। अब ये कहते हैं कि जब उनका विवाह हुआ मैं तो केवल 8 साल की थी। तो ये कहते हैं कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी इन लोगों को, लेकिन मेरा भाई और मेरी भाभी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं। जी हाँ, ये कहते हैं कि मेरे पढ़ाई करने से मेरे भाई और भाभी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो कैसे वो रोकते थे? अब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि इसको पढ़ाओ मत, क्योंकि तब पिताजी जीवित थे। तो वो क्या करते थे, दिन का जब समय होता था, जब पिताजी नौकरी पर चले जाते थे, माँ की उनके आगे ज़्यादा चलती नहीं थी, तो ये कहते हैं मेरे भाई और भाभी ना ऊंचा ऊंचा लाउड म्यूजिक घर के अंदर लगा करके रखते थे, विशेष उस समय पर जब मैं पढ़ने के लिए बैठती थी। मैं पढ़ने के लिए बैठूंगी और वो ऊंचा म्यूजिक लगा देंगे जिससे कि मेरे को डिस्टर्बेंस हो। ये कहती हैं भैया छोटी क्लासेस के अंदर मैं बहुत डल रही, लेकिन बड़े होते होते जब तक मैं 13-14 साल की हुई मेरे को समझ में आ गया कि भैया मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे अपने जीवन में कुछ बनना है, तो ये मैं पढ़ करके ही बन पाऊंगी। तो ये कहते हैं कि भैया मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं पूरा दिन तो पढ़ ही नहीं पाती थी, क्योंकि या तो भाई और भाभी झगड़ा कर रहे होते थे, या तो आपस में झगड़ा करेंगे, या माँ से झगड़ा करेंगे, या मुझे कुछ ना कुछ बातें सुनाते रहेंगे, या वो म्यूजिक करके रखेंगे। तो ये कहते हैं कि भैया मैं दिन में तो पढ़ ही नहीं पाती थी। मेरा रूटीन था कि जब सब लोग सो जाएंगे रात के 12 बजे एक छोटा सा डिम लैम्प, ये कहती है मेरे, कह रही इतना था खैर हमारे घर के अंदर कि मैं भाई एक छोटा सा कमरा था उसके अंदर बैठ करके वो डिम लैंप जगा करके कहती है मैं पढ़ती थी। तो कहती है रोज रात को 12 से सुबह 5 बजे तक मैं पढ़ती थी। मैंने पूरा जीवन भर ऐसी ही पढ़ाई करी है अपने मायके के अंदर, लेकिन इन लोगों ने परेशान करना मुझे बंद नहीं किया। अब ये कहती हैं कि भाई फिर भैया मैं ऐसे बड़ी हो गई, फिर मेरा ग्रेजुएशन हो गया, फिर ये कहती हैं कि मैंने मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो लिखे, करते कराते ये कहते हैं कि भाई 25-26 वर्ष की आयु के अंदर मेरा रिक्रूटमेंट हो गया। मैं भाई फिर जैसे ये दरोगा के पद पर मैं नियुक्त हो गई। तो इन्होंने बताया कि भैया फिर कुछ ऐसे होने लगा कि भाई पहले तो ये मुझे बनने नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब मैं बन गई तो पहले दिन से ही, तो कह रहे जैसे ही मैं दरोगा बनी ना तो मेरे भाई और मेरे भाभी ना अचानक से बहुत मीठे हो गए। लेकिन ये कहते हैं कि भाई मीठे हो गए का मतलब ये नहीं है कि भाई उन्होंने तंग करना बंद कर दिया, उन्होंने फिर पैसे खींचने शुरू कर दिए, क्योंकि भाई तो कोई ढंग से काम करता नहीं था, उसको एक दुकान डाल करके दे दी थी। जब तक मतलब थोड़ा और जैसे जीवन आगे बढ़ा था तो दुकान डाल के देती थी, उस पर कुछ कमाई ढंग से नहीं होती थी, उसमें नुकसान ही होते रहते थे, और कभी ये नुकसान हो गया कभी वो नुकसान हो गया, दीदी ये पैसे चाहिए दीदी वो पैसे चाहिए। ये दरोगा बन गए ना तो फिर इनको दीदी बोलना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो बहरहाल तो ये बताती हैं कि भैया फिर ऐसे मुझसे ना पैसे खींचने लगे। तो ये कहते हैं कि भैया शादी से पहले तो मेरी सिचुएशन ये थी, इतना रोते पिटते थे वो। अब ये कहते हैं कि भैया इंसान क्या होता है, इमोशंस क्या तो मजबूर होता है, अपने घर वाले कैसे भी उनको छोड़ा नहीं जाता। चाहती तो मैं छोड़ करके कहीं और रह लेती, लेकिन ये कहती कि नहीं भाई मैं अपनी माँ को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, माँ से भी बहुत अटैच थी, और इन लोगों से भी मेरा कुछ अटैचमेंट तो है, छूटते नहीं है ये लोग। तो ये कहती कि वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने कह रहे मेरी शादी से पहले तो मेरे हाथ में कभी तनख्वाह ही नहीं आई। फिर बहरहाल फिर ये बताती हैं कि भी फिर जैसे तैसे जो है, फिर इनके जो हस्बैंड हैं, इनके हस्बैंड भी मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे किसी कोई इनका कोई केस होगा उसके चलते ये लोग मिले, ये थोड़े प्रेम प्रसंग में आए, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर जो है इन दोनों ने विवाह कर लिया। लेकिन इनके विवाह करते तक भी ऐसा कुछ जोड़ा नहीं था इनके भाई ने कि जैसे होता है ना बेटियों को देना होता है। तो कह रही है वो तो कोई बात ही नहीं थी दूर दूर तक, क्योंकि सब कुछ तो मेरे से ही लेके खा रहे थे और वो भी खा के खत्म कर रहे थे। तो एनीवेज तो ये कहते हैं कि भैया फिर मेरी जो है फिर शादी हो गई। अब आज ये बताती हैं कि शादी होने के बाद मुझे भी ये प्रॉब्लम आई कि काफ़ी लंबे समय तक ये कहती हैं हमारी जो संतान है हमारे को नहीं हुई। 1 साल ये कह रही है हम लोगों ने स्ट्रगल किया भैया, तो संतान नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर ये कहती हैं कि भाई मेरी फिर हमारी भाई हमारे को एक बच्चा पैदा हुआ, हमारे को बेटा पैदा हुआ। अब ये कहती हैं बेटा पैदा हुआ तो अब उसमें क्या परिस्थिति आ गई कि शुरू के 2 साल तो हमारे को पता नहीं लगा, हमने डोमेस्टिक हेल्प रखी क्योंकि मैं भी जॉब में थी, हस्बैंड भी थे,
कह रही है इनकी एक सासू माँ भी है, सासू माँ ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो ये कहती है इन्होंने डोमेस्टिक हेल्प रखी हुई थी और उसके साथ फिर जो बच्चा है बड़ा हुआ। जब इनका बच्चा लगभग 3 वर्ष की आयु का हुआ, अब ये आज से 1.5 साल पुरानी बात है, आज शायद इनका जो पुत्र है वो 4.5 या 5 साल का है। तो जब बच्चा 3 साल का हुआ तब इन्होंने नोटिस किया कि बच्चा उतना एक्टिव नहीं है जितना 3 साल के दूसरे बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। मतलब 2 साल में नोटिस करना शुरू किया था, 3 साल तक इनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद फिर जब बच्चे का चेकअप कराया तो ये चीज़ सामने आई कि बच्चे को ऑटिज्म है और बच्चे को एडीएसडी की प्रॉब्लम है। एडीएसडी की प्रॉब्लम बहन ने बताया इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है कि इसके अंदर जो बच्चा होता है वो ना हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, बहुत ज़्यादा जैसे एक तूफान मेल सा रहता है। और फिर क्योंकि बच्चा ऑटिस्टिक है तो वो एक रेगुलर बच्चा जो उस उम्र का होता है, जितनी समझ उस बच्चे में होती है उतना समझदार नहीं होता। तो ये कहती हैं कि उस बच्चे को फिर मेरे को था कि भाई अब एक ही बच्चा है तो भाई इस बच्चे का भी ध्यान रखना है मेरे को, और कैसे भी करके भाई अपनी नौकरी और ग्रोथ के चक्कर में भाई बच्चे को तो नहीं छोड़ सकते। तो फिर ये कहते हैं कि पहले मैंने थोड़ा ब्रेक लिया अपनी जॉब से 6 1 महीने का। फिर भी ये कहती हैं कि भैया वो मतलब मुझे लग रहा था कि भी मैं जॉब पे वापस जा ही नहीं पाऊंगी। फिर ये कहते हैं कि भैया मेरे को मेरी जॉब जो है उसको क्विट करना पड़ा। अब ये कहती हैं कि बच्चा ऐसा है कि मुझे हर वक्त इसके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, पीछे पीछे इसके दौड़ना पड़ता है। बच्चा जो है कहती है कि इतना ज़्यादा ये बच्चा मेरी एनर्जी वो करता है। अब ये कहते हैं कि भैया मैं कामकाजी महिला रही हूँ हमेशा से, मुझे काम करने की आदत है, ऑफिस जाने की आदत है ना। तो ये कहती है कि मेरे से घर के अंदर मैं कैद सी हो गई हूँ। दूसरा ये कहती हैं कि मेरे बच्चे की स्थिति ऐसी भी नहीं है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी तो ये नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। मुझे पता है कि भाई हमेशा भी ऑटिज्म है तो कुछ ना कुछ वो भी नहीं होगा। तो कहती है उस चीज़ का भी स्ट्रेस है मेरे को। अब ये कहती हैं कि बच्चे की ये जो कंडीशन है तो बच्चे की 3 तरह की अलग अलग क्लासेस होती हैं। जैसे वॉइस थेरेपी है, एक कुछ ये बच्चे की क्लास होती है वो मतलब काइनेस्थेटिक लर्निंग से वो होती है। उसके अंदर मतलब बच्चे को करके चीज़ें सिखाया जाता है, मतलब डायरेक्टली पेन पेपर से उसको एजुकेट नहीं किया जा रहा, गेम्स खिला करके उसकी स्पेशल क्लासेस होती हैं। बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है, उसको एक्टिव बनाया जा रहा है, चीज़ों को पहचानना सिखाया जा रहा है। तो उसके अंदर फिर उसको उनको बच्चे को लेकर के जाना होता है। तो ये कहती है कि बिल्कुल जैसे है ना बच्चा आता है जीवन में तो कहती हैं खुशियाँ आती हैं, लेकिन ये कहती हैं कि मेरे बच्चे आने के बाद मेरा जीवन पूरा जैसे तहस नहस सा हो गया है। अच्छा, फिर ये कहती है मेरे पति, मैंने कहा कि जी पति कैसे हैं, तो कहती है पति की प्रॉब्लम क्या है कि एक तो पति सपोर्टिव नहीं है। अब ये कहती है मैं समझती हूँ उनकी ड्यूटी बहुत टफ है और बहुत नेगेटिविटी वो झेलते हैं, वो सपोर्टिव नहीं है, मैं समझ रही हूँ उतना टाइम नहीं है। लेकिन ये कहती हैं कि जो ज़रूरतें होती हैं इंसान की, ज़रूरतें पूरी करने के लिए तो इंसान को मुंह नहीं देखना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मुंह देखना पड़ रहा है। तो ये कहती हैं कि मेरे पति को अगर मैं अपनी कोई बेसिक से बेसिक ज़रूरत के बारे में भी बता दूं तो भी वो ना 100 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, इतना खर्चा क्यों, उतना खर्चा क्यों। कह रही बेसिक से बेसिक चीज़ों पे, मतलब जो बिल्कुल रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर भी पति जो है बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पति हाथ में पैसे नहीं देते हैं, उनसे मांगने पड़ते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है, एक एक चीज़ के लिए मांगो। और ये कहती हैं कि भैया मेरे पति ना कंजूस बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को लेकर के बड़ी परेशान हूँ। तो कह रहे कंजूस बहुत ज़्यादा हैं। अब क्या है कि 1 किलो आलू भी लेने हैं उस पर भी बहस करते हैं। तो ये कहती हैं कि मैं परेशान हूँ कि भाई फिर मैं भाई या तो मैं जॉब कर लूँ, जॉब करके मुझे पूछना ना पड़े, जो खर्चा करना कर लिया भाई, अपनी मर्जी से इंसान कर लिया। कह रही है वो भी नहीं है। कह रही है ना मेरे पास पहनने ओढ़ने को ढंग से कपड़े हैं, क्योंकि वो जैसे ख़त्म होते जाते हैं इंसान के। भाई वो एक सूट भी खरीदना है तो 100 बार सोचना पड़ेगा कि अब मैं इनसे बोलूँगी तो ये 100 क्वेश्चन पूछेंगे। इससे बढ़िया सोचता है इंसान के पुराने सूट ही पहन लूँ मैं, चल कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे अच्छा ये पति की एक कंडीशन चल रही है, लेकिन उसके साथ में कहती हैं कि आज तक भी जो मेरे भाई और भाभी हैं उन्होंने मुझसे पैसे लेने बंद नहीं किए हैं। ये कह रहे हैं शादी से पहले तो पूरी तनख्वाह ले लेते थे, लेकिन उसके बाद भी उनका प्रेशर कंसिस्टेंट रहता है, उनको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट मुझसे चाहिए ही होता है।
और ये कहती है अब मेरी नौकरी चली गई है तो वो अमाउंट और कम हो गया है, तो उनकी तरफ से भी प्रेशर होता है कि मैं अपने पति से मांगू और उनको दूं। और एक छोटी सी इसमें अचंभे की बात यह है, ये कहते हैं कि मेरा भाई जो है उसकी मेरे पति से बहुत बनती है, भाई और भाभी इनफैक्ट दोनों की। ये कह रही है उनकी मदद करने के लिए फिर भी पैसा निकाल देगा अपनी जेब से, लेकिन मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं निकालेगा। तो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन जानना चाहती थी कि इन सभी लोगों से, इनके भाई बहन से, इनकी माँ से, इनकी सासू माँ से, इनके पति से, इनका ये जो बच्चा है 4 साढ़े 4 साल का, इनसे इनके पूर्व के जीवन का क्या हिसाब किताब है। तो दोस्तों इनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये पता लगा। तो इन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर क्या देखा दोस्तों, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी के साथ हम साझा करना चाहते हैं। दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस हमने जो हमारे चैनल के ऊपर पोस्ट किए, उसके बाद आप सभी ने हमसे कई बार ये प्रश्न पूछा है कि भैया आपने अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य की धारणा इतनी सहज कैसे कर ली। जैसे कि अगर आप लोगों ने हमारे लाइफ स्टोरीज के जो एपिसोड्स हैं उनको देखा होगा, तो उसके अंदर हमने बताया कि भी पहले हम हर प्रकार की जो एक नेगेटिव चीज़ होती है उसके अंदर लिप्त रहे अपने जीवन के अंदर। जैसे हर एक कोई भी रेगुलर व्यक्ति होता है, नेगेटिव माहौल है उसके अंदर आप बढ़ते हो तो हर प्रकार की नेगेटिविटी होती है, चाहे जैसे लड़ाई झगड़ा करना हो या फिर जैसे नशे हैं, जैसे ड्रिंक करने की आदत थी हमारे 2-1 साल हमने किया है और काफ़ी रेगुलरली करते थे। और फिर और भी दूसरा जैसे काम विकार होता है, वो भी बहुत हावी होता है आपके ऊपर। आपको इन सब चीज़ों को देखना, सोचना और गंदी दृष्टि रखना, ये आपके जीवन का पार्ट होता है। तो इस चीज़ से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और हम भी थे। लेकिन ये पिछले 2.25 सालों से कैसे एकदम से जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया, और फिर जैसे पवित्रता का भी जो व्रत है वो लिया तो एकदम परमानेंट कैसे हो गया, तो ये आप कैसे अचीव कर पाए, ये भाई बहन जो है वो बहुत जो है हमसे वो पूछते हैं। तो दोस्तों कैसे आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो अपने लाइफ के अंदर, कैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो। और स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए दोस्तों पवित्रता आप जितनी ज़्यादा मेंटेन करते हैं उतना ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, क्योंकि उतना ज़्यादा फिर आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। आपका फ्लो ऑफ एनर्जी डाउनवर्ड्स नहीं होता है, अपवर्ड्स होता है। तो ये हमने पिछले 2-2.25 सालों में कैसे अचीव किया दोस्तों, इसको अच्छे से सिखाया जाएगा। एक मेडिटेशन कोर्स है, जो कोर्स हमने किया था, जो हमारी लाइफ के अंदर आया और उसके बाद ही हमारा जो है जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हुआ था। तो ये हमने कैसे अचीव किया दोस्तों, तो इसके ऊपर एक कोर्स है जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें 7 से 10 दिन की क्लासेस होने वाली हैं। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। आप जॉब करते हैं, आप वर्किंग हैं, घर में बहुत काम होते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर जो क्लासेस हैं वो रात को 8 बजे से लेकर के 9 बजे होने वाली है। 8 PM to 9 PM डेली क्लास होगी। इस क्लास को आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, अपने लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। जूम एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, उसके माध्यम से आप ये जो क्लासेस हैं इनको अटेंड कर सकते हैं। पूरा कोर्स है वो आपको सिखाया जाएगा, तो वो आपको करना है। उसमें ज्ञान भी है, उसके अंदर ध्यान भी करना सिखाया जाएगा, परमात्मा से पवित्र रहने की शक्ति भी लेना सिखाया जाएगा। तो बहुत ही विस्तार में कोर्स होने वाला है दोस्तों। अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं, उसको आप ज्वाइन कर लें। और ये जो कोर्स है दोस्तों, ये 16 नवंबर 2024 से शुरू होने वाला है। आज 14 नवंबर है, यानी कि परसों से ये जो कोर्स है शुरू होने वाला है। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस व्हाट्सएप जो लिंक है उस पर क्लिक करके ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर जो ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन है या और जो फर्दर डिटेल्स हैं कोर्स की, वो उस ग्रुप के ऊपर आ जाएंगी। जैसा कि हमने बताया है, ये कोर्स
पूरी तरह से निःशुल्क है। इसको अटेंड करने के लिए ना आज, ना कल, ना परसों, ना फिर कभी कभी आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। लेकिन अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है कि मैं कोर्स एक बार शुरू किया तो मैं पूरा ज़रूर करूँगा, है ना। बहुत बार होते हैं हमारे कई बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, हमारे को लगता है कि नहीं ये तो थोड़ी अलग बात है, लेकिन वो अलग बात जो है वो सक्सेस दे रही है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ दे रही है। तो आपको कोर्स पूरा जरूर करना है, आपको ये कमिटमेंट लेकर के करना है। तो कमिटमेंट चाहिए इस कोर्स को करने के लिए, पैसे नहीं। ठीक है जी। तो उसका ग्रुप का लिंक हम आप सभी के साथ साझा कर देंगे, मतलब इस वीडियो के अंदर आप पिंड कमेंट चेक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा और इनके अभी के जीवन से उसका क्या कनेक्शन निकल करके सामने आया। तो दोस्तों, जो पहला दृश्य ये देखते हैं उसमें देखते हैं कि एक खुले आसमान के नीचे खड़े हैं और अभी दोपहर का समय है, दोपहर है। नीचे ज़मीन की तरफ देखते हैं तो ज़मीन कच्ची है और ज़मीन के ऊपर जो है घास उगी हुई है। चारों ओर इनको जो है बहुत घास घास सी नज़र आ रही थी। अपने आप को जब ये देखते हैं तो इनको नज़र आता है कि इन्होंने श्वेत रंग की, यानी कि सफ़ेद कलर की, वाइट कलर की एक साड़ी पहनी हुई है। और पूरा फिर हम बोलते हैं कि भाई आप अपना जो बाकी जो देखो और कोई ज्वेलरी वगैरह पहनी है क्या क्या, तो ये बोलते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है। साड़ी है, सफ़ेद है और काफ़ी पुरानी सी हो गई है, मटमैले से रंग की साड़ी हो गई है। पति के बारे में इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं कि पति इनके नहीं है, पति की मृत्यु हो चुकी है। तो बेसिकली ये अपने आप को एक विधवा महिला के रूप में देख रहे थे। ये कहते हैं कि मैं किसी गांव के अंदर हूं और आसपास देखते हैं तो ये बताते हैं कि आसपास कई सारे घर बने हुए हैं, वे घर मिट्टी के बने हुए हैं। अपने आप को जो महिला ये देख रहे थे, इस महिला की आयु लगभग 55 वर्ष ये बताती हैं कि 55 वर्ष की या 1.5 उम्र की महिला है। और घर के अंदर जो ये मिट्टी का घर है, मिट्टी का घर के आसपास एक आंगन सा भी है। उस घर के अंदर इनको 2 लोग नजर आने लगते हैं, जिसके अंदर एक औरत इनको नजर आती है जो कि खाना बना रही है। नीचे चूल्हा एक बना हुआ है आंगन में और उस पे वो खाना बना रही है। और एक आदमी इनको नजर आता है जो कि आदमी घास काट रहा है, जो घास आसपास उगी हुई दिख रही थी ना, उसको काट रहा है। तो इन दोनों को हम पूछते हैं तो इनको लगभग 30 से 32 वर्ष की आयु के ये दोनों नजर आते हैं। इनसे रिश्ता हम पूछते हैं तो बताते हैं कि रिश्ते में ये बेटा और बहू नजर आ रहे हैं। और जब उनके एनर्जी को ये फील करती हैं तो बताती हैं कि इनसे रिश्ता अच्छा नहीं है, किसी बात को लेकर के हम लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, ये लोग ठीक से मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो इनसे पूछा जाता है कि किस बात को लड़ाई है, तो काफ़ी देर समझ नहीं आता। फिर इनको धीरे धीरे में समझ में आने लगता है कि ज़मीन को लेकर के कोई झगड़ा है आपस में। तो बेटा एक ही है, कोई मल्टीपल बच्चे नहीं है, एक ही बच्चा है। तो हम पूछते हैं ज़मीन को लेकर के क्या लड़ाई है, तो कहते हैं कि ज़मीन बच्चे को बेचनी है और मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ। तो बात ही होती है कि भाई ज़मीन बेचना तो अच्छी बात नहीं है। कई बार बच्चे होते हैं, हिम्मत चोर होते हैं, ज़मीन बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो और चीज़ें खुलती जाती हैं। तो अभी यहाँ पर तो इतना ही पता लगता है कि भाई ज़मीन बेचनी है, क्यों बेचनी है वो थोड़ा अभी आगे जाकर के पता लगेगा। फिर यहाँ पे एक और चीज़ सामने आती है, हम इनको कहते हैं कि भाई 30-32 वर्ष की आयु के आपके बच्चे हैं, तो आपके वही कोई भाई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, आपके पोता पोती कोई होना चाहिए। तो ये बताते हैं कि हाँ, पोता और पोती है, लेकिन दोनों बच्चे जो हैं वो यहां नहीं रहते, वो अपनी नानी के घर में गए हुए हैं। तो इनको फिर हम थोड़ा जो है उस एक समय में भेजते हैं, थोड़ा पीछे जाओ और दृश्य देखो जिसमें पोता पोती नजर आए। तो इनको ऐसा नजर आता है कि अभी ये जो समय चल रहा है इसमें इनका एक पोता है जो कि 11 वर्ष की आयु का है और एक पोती है जो कि 10 वर्ष की आयु है।
और 10 वर्ष की आयु की है। और ये जो दोनों बच्चे हैं अपनी नानी के घर मेरी वजह से गए हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि भाई क्या कोई दुर्व्यवहार वगैरह करते हैं आप बच्चों के साथ? तो कहते नहीं, दुर्व्यवहार तो नहीं करती हूँ, लेकिन न्यूट्रल सा रिलेशन है मेरा ना। मैं ऐसी सी दिख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरा लगाव नहीं है किसी से। और ये कहते हैं कि नानी के घर इसलिए गए हुए हैं वो बच्चे क्योंकि मेरा बेटा और बहू कहते हैं कि इस घर के अंदर बच्चों को रखने के लिए जगह नहीं है। तो इनको फिर इनका जो घर है उसको देखने के लिए हम कहते हैं कि भी आप एक्सप्लोर करो और बताओ कि क्या है। तो इनको ऐसा नजर आता है कि बस एक कमरा सा है, झोपड़ा है, ऐसे ओवल शेप सी है, राउंड सा उसकी छत बनी हुई है, और बस कह रही है कमरा सा है, यही है। और कमरे के बाहर जो है चूल्हा बना रखा है आंगन के अंदर, बस इतना ही है। तो भी जो बेटा है वो ये चाहता है कि जो घर है, जमीन है, उसको बेच करके घर बनाया जाए ताकि उनके जो आगे जो बच्चे हैं वो थोड़े चैन से रह पाएं। ये कहती है, मेरे बेटे का कहना ये है कि भी खाट होनी चाहिए घर के अंदर, है ना, सोने के लिए। तो मुझे लगता है कि ज़मीन पे ही सो जाओ, समस्या क्या है इसके अंदर? मैं भी तो हमेशा ज़मीन पे सोती आई हूँ। ये लोग कहते हैं कि भाई कुछ ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा ऐसा ठीक ठाक स्पेस होना चाहिए, बच्चों को कैसे हम ऐसे साथ में रखें। तो ये कहती हैं कि भाई मेरे को लगता है कि भाई इसमें समस्या क्या है, भाई यहीं पे ही सो जाएंगे, भाई इसी कमरे के अंदर सो जाएंगे, मैं और मेरा पति भी तो हमेशा रहे हैं, तू भी तो यहाँ पे रहा है। तो कहते हैं इसी बात को लेकर के बेटे से मेरा झगड़ा है। और ये कहते हैं कि मुझ पे सब गुस्सा है क्योंकि मैं जमीन नहीं बेचने दे रही, और ये सब लोग जो है खुद को मजबूर फील करते हैं। और तो हम इनसे कहते हैं कि भाई आप भी फिर खेती की जमीन ही क्यों बेच रहे हैं, आपका बेटा कुछ कमाता नहीं है? तो ये कहती है नहीं, मेरा बेटा कमाता है, हमारी खेती है, ठीक ठाक खेती है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। तो ये कहती है खेती है, और खेती से जो भी पैसा आता है, जो भी कमाई आती है, वो जो मेरा बेटा है वो मुझे ला करके दे देता है, वो मेरे हाथ में रखता है। उसके बाद उसको कोई जरूरत होती है तो उसको ये पता है कि भी फिर मुझे माँ जी से जो है मुझे पैसे लेने हैं। तो इस चीज के अंदर मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, सारे पैसे ला करके जो है ना मेरे को दे देता है। तो इनसे हम पूछते हैं कि भी फिर आप रेगुलर देते हो? तो कहते नहीं, थोड़ा बहुत जो है बस खर्चा वर्चा खाने पीने का यही होता है, बाकी तो मैं अपने पास ही संभाल के रखती हूँ पैसों को। तो इनसे हम पूछते हैं कि भाई जो पैसे हैं भाई उसका इस्तेमाल करके आप घर बना दो। तो ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पैसे संभाल करके रखने होते हैं। तो ऐसा नजर आ रहा होता है कि ये खुद को एक बहुत ही कंजूस टाइप की बूढ़ी अम्मा के रूप में देख रही होती हैं, जिसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे पैसे की बात है, पैसा भी अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करके भी घर बनाया जा सकता है, या जमीन बेच करके भी घर बनाया जा सकता है, लेकिन इसलिए नहीं बना रही हैं। इनको कहती है, मेरे को एक ही लॉजिक आ रहा है मेरे दिमाग में कि अगर मैं इस झोपड़े में रह सकती हूं तो तुम भी रह सकते हो ना, मुझे कोई समस्या नहीं है तो तुम्हारे को क्या समस्या है। फिर आगे इनको भविष्य नजर आता है कि भविष्य में बेटा जो है फिर वो बाहर चला गया काम करने के लिए, शहर जाकर के उसने काम किया, अपने परिवार से वो अलग रहा, वो पैसे इकट्ठे करके लाया, और फिर जो है बेटे ने घर को बनवाया, और फिर उसके जो बेटा और बेटी हैं वो लोग घर पे रहने के लिए आए। लेकिन जब तक इनका बेटा घर बनवा पाया और इनके पोता पोती अपने नानी के घर को छोड़ करके वापस अपने माँ बाप के पास रहने के लिए आ पाए, तब तक इनके पोते की जो उम्र है वो 20-21 साल हो गई थी, और पोती भी जैसे 1 साल ही छोटी थी उससे, तो 19-20 साल की पोती हो गई और 20-21 साल का जो है इनका पोता हो गया। तब जा करके वो अपने माता पिता के पास रहने के लिए आ पाए। यानी कि अपना पूरा जीवन इनके जो पोता पोती हैं उन्होंने अपने माता पिता से अलग बिताया, और इनको ऐसा फील हो रहा था कि इसी की वजह से ये सब लोग इनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। पोता पोती भी बहुत नफरत करते हैं इनसे, क्योंकि इनकी वजह से उनको अपनी मां नहीं मिली, मां से दूर रहना पड़ा, उसकी ममता को वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि रहने की जगह नहीं थी। अच्छा दोस्तों, एक तो होता है कि मजबूरी है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज होते हुए भी तो कितना ज्यादा इंसान अपने आप को वो फील करेगा। तो बेसिकली सब लोग बहुत लाचार फील करते थे इनके आगे,
कि माँ पैसे नहीं देती है, माँ घर बनाने नहीं देती है, अब बूढ़ी माँ है, उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता, उसके इमोशंस भी हैं उस चीज़ के। लेकिन उन लोगों को जैसे इन्होंने सब कुछ होते हुए भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी तरसा रखा था, बेसिक ज़रूरतों के लिए तरसा रखा था। तो ये जो पूरा दृश्य है इनके सामने आया। इसके बाद दोस्तों ये जो पूरा प्रकरण है, इसके दौरान ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं इनको भी आइडेंटिफाई कर पाए थे। दोस्तों इनका जो बेटा और बहू इनको नजर आए थे, वो बेटा जो सारी कमाई करके माँ के हाथ में दे देता था और फिर वेट करता था कि कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो माँ से मांगने हैं पैसे। वो जो वेट कर रहा था कि ये मकान बना करके दे देंगी, चलो मकान के लिए हेल्प कर देंगी। वो बहू जो अपने बच्चों से हमेशा दूर रही, अपने बच्चों का बचपन जो नहीं देख पाई, उन दोनों को इन्होंने अपने इस जीवन के भाई और भाभी के रूप में देखा, जिनकी यात्रा अगर दोस्तों हम लोग देखें तो कुछ ऐसा ही है कि जो भाई है उसको पिछले जीवन में भी मां से मांगने की आदत थी, तो इस जीवन के अंदर भी, पिछले जीवन में तो वो काम बहुत करता था लेकिन अपनी कमाई अपने पास नहीं रख पाता था, ये जो भी इनका आपस में अरेंजमेंट था और इनसे मांगता था, वो इस जीवन में थोड़ा निकम्मा है। और पर वो जो उसको ये उस आत्मा का पाठ है अंदर की इससे लेना है, चाहे इस जीवन में उसकी छोटी बहन है लेकिन पिछले जीवन में लेने की आदत थी ना, तो उसने इतना कुछ करके दिया और उसको इतना मजबूर रखा, तो उसका कर्जा है इनके सर के ऊपर, तो वो कर्जा रिकवर करता है इनसे, इनका भाई। वो इनकी भाभी, इस जीवन की इनकी भाभी, जिसके पिछले जीवन में उसके बच्चों का बचपन उसको नहीं देखने दिया, उसके बच्चों का बचपन उसकी मां से छीन लिया था इन्होंने, उस भाभी ने इनके घर में आकर के इस जीवन में इनका बचपन इनसे छीन लिया। बचपन में इनको बहुत डिस्टर्ब किया, पढ़ने नहीं दिया, घर के अंदर झगड़े का माहौल बना करके रखा, जिससे कि इनका बचपन इन्होंने अच्छा नहीं देखा, क्योंकि वो पिछले जीवन में अपने बच्चों का बचपन नहीं देख पाई थी ना, कितना दुख रहा होगा। और आज के टाइम में तो दोस्तों इतने ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं, पर्सनल व्हीकल्स होते हैं लोगों के पास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना होता है कि कोई रिश्तेदार भी हो तो आप कहीं भी है भारत के अंदर तो आप पहुंचा जा सकता है, अपने रिश्तेदारों तक मिला जा सकता है, थोड़ा पैसा खर्च करके इंसान ट्रैवल कर सकता है। लेकिन पहले तो ये सब मीन्स ही अवेलेबल नहीं थे, तो सोचो उनके बच्चों को जो नानी के घर छोड़ करके आए होंगे तो माँ कितने सालों साल तड़पी होगी अपने बच्चों को देखने के लिए। तो क्योंकि उसके बच्चों का बचपन उनसे छीन लिया गया था, इसीलिए शायद इनका बचपन इनकी भाभी ने इनके घर में आकर के इनसे छीन लिया। दूसरा ये चीज़ जो नज़र आई दोस्तों, वहाँ पे इनके पोता और पोती थे, तो जो पोता इनको नज़र आया था वहाँ पे, भी पोता भी बहुत गुस्सा था जब आया था, क्योंकि उसकी माँ से उसको अलग रखा गया था, उसकी माँ का प्यार उसको प्राप्त नहीं करने दिया गया था, ममता से वंचित रह गया था। वो पोता इनको इस जीवन के अंदर अपने ऑटिस्टिक चाइल्ड के रूप में नजर आया। वो बेटा जो इस जीवन में ADHD का शिकार है, जो कि इतना डिमांडिंग चाइल्ड है, ये इनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ गई उस बच्चे को संभालने के लिए, उसके पीछे पीछे इनको भागना पड़ता है। जैसे एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर रखी है उस आत्मा ने इनके जीवन में कि जबरदस्ती इनसे वो ममता लेकर के रहेगा, वो ममता जो इस आत्मा ने पिछले जीवन में उसको नहीं मिलने दी, वो अब जबरदस्ती छीन रहा है, वो ममता छीन रहा है, इस मां का टाइम छीन रहा है, इस मां की ममता की एनर्जी, मां के रोल में जो एनर्जी है उसको छीन रहा है वो बच्चा जबरदस्ती। वो पिछले जीवन का इनका पोता है जिसकी मां से उसको अलग रहना पड़ा, और उस पोते को भी उस जीवन में पता था कि ये जो बूढ़ी अम्मा है, जो मेरी दादी है, इसके हाथ में सब कुछ था, ये चाहती तो हमारे को जो है मकान बना करके दे देती, लेकिन अपने जो भी जैसे मेंटली वो होते हैं पुराने टाइम के लोग भी, भाई चलो वो फंसी हुई है बात कि भाई ऐसे दरिद्र रहना है, तो खुद भी दरिद्र रही ये बूढ़ी अम्मा और मुझे भी दरिद्र रखा और मेरी माँ से मुझे अलग रखा, तो उसका बदला लेने के लिए इस जीवन में इनका पुत्र है और वो इनसे एनर्जी ले रहा है। एक बेटी नजर आई थी पिछले जीवन में दोस्तों, पोती नजर आई थी, वो पोती भी डिप्राइव्ड रही होगी, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के कंजूस पति के रूप में देखा। पिछले जीवन में जो पोती थी, इस जीवन में पति है, कंजूस है, जो कि इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करता, या करता है तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करता है। तो ये चारों मुख्य वही। अच्छा दोस्तों, इनकी जो सासू माँ है और जिनकी माँ है
वो पिछले जीवन में नजर नहीं आए थे। पर ये जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं ये नजर आए, जिन्होंने मेन, ये 4 आत्माएं हैं। सास और मां तो थोड़ा बहुत बोलते थे बस, बट इन चारों ने ही तो बांध रखा है। वो भाई और भाभी की डिमांड्स पूरी नहीं होती, और पति से लेना होता है तो वो कंजूस है, और जो बेटा है उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, अपनी जो सारी एनर्जी है उसको देनी पड़ती है। नौकरी छूट गई है ना, जो करना चाहती थी वो छूट गया। तो ये चारों आत्माएं जो हैं मेन डायरेक्ट इस पूर्व के जीवन का जो ये इन्होंने सारा प्रतिगमन किया उसके अंदर इनको जो है नजर आई थी। तो पोती जो थी वो इनके इस जीवन के पति हैं। तो दोस्तों जैसे पिछले जीवन के अंदर इन्होंने मजबूर सा कर रखा था, एक प्रकार से बांध सा रखा था उनको इस चीज के अंदर कि भाई उनको अपने जिस तरह का सुख का जीवन वो प्राप्त कर सकते थे बहुत आसानी से, उससे जानबूझ करके उनको वंचित रखा गया। उसी प्रकार से उसका एक प्रकार से एक जैसे बदला ले रही हैं आत्माएं, उन्होंने आकर के इनको बंधन में बांध दिया है कि जो तुम अब जो हम करना चाहते थे तूने नहीं करने दिया, तो इस जीवन में अब जो तुम करना चाहती हो वो तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी इच्छाएं हमेशा दबी रहेंगी। अच्छा प्यारे दोस्तों, इस बात का फिर निवारण क्या है? दोस्तों ऐसो के अंदर क्या होता है, निवारण एक ही चीज होती है, वो होता है क्षमा योग करना, वो होता है इन आत्माओं को साकाश देना, इनसे क्षमा मांगना कि हे पुण्य आत्माओं, जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हो गई उसके अंदर मुझे क्षमा का दान दें, क्षमा का दान दो हे पुण्य आत्माओं। और उनको परमात्मा की याद में आप रहेंगे। जैसे बच्चा है, बच्चा उग्र बहुत है, तो क्या करना है आपको? आपको शांति की शक्ति का आवाहन करना है, ध्यान में बैठना है, परम पिता परमात्मा की याद में आप बैठेंगे जो शांति के सागर हैं, उनको आत्मिक रूप में याद करेंगे, शांति की शक्ति अपने अंदर भरेंगे और अपने चारों ओर फैलाएंगे। अपने भाई को भेजो, अपने बच्चे को, पति को शांत करो, पहले उनको शांति की शक्ति से उनकी उग्रता कम होगी। फिर परमात्मा को, शिव को सोमनाथ के रूप में याद करो, गोल्डन लाइट अपने अंदर भरो और जो गोल्डन प्रकाश है इन सब तक पहुंचाओ, क्योंकि उनको गरीब रखा था आपने, दरिद्र रखा था उनको आपने, तो उनको समृद्धि की शक्ति दो। जैसा आपने पहले भी कहा है, जो पूरा भारत है, विशेषकर भारत के साथ तो ऐसा है ही, इसकी जो समृद्धि है उसके जो प्रतीक हैं वो सोमनाथ जी हैं। उनकी शक्ति से ही भारत समृद्ध होता है। जैसे जैसे सोमनाथ का मंदिर समृद्ध होता है वैसे वैसे भारत के अंदर समृद्धि बढ़ती जाती है। उनकी एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्शन है भारत की धन संपदा का, वेल्थ का। तो सोमनाथ जी का, परमात्मा शिव को सोमनाथ के रूप में याद करना है। गोल्डन प्रकाश देखो आपके अंदर समा रहा है, इन सब तक गोल्डन प्रकाश पहुंचाओ कि भैया जो मैंने दरिद्र बनाया मेरे को क्षमा दे दो, अब तुम समृद्ध हो जाओ। तो वो एनर्जी इन सबको दो। यही सॉल्यूशन है जिससे इन सब से इनका जो रिश्ता है वो ठीक होगा। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो छोटी सी कहानी हमने आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करी, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और जैसे हमने बताया, ये हिसाब किताब ख़त्म करना है, ये हिसाब किताब ख़त्म करने की जो विधि है ये उस कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से सिखाई जाएगी जिस कोर्स के बारे में हमने आपको बताया था। दोबारा से याद दिला रहे हैं, इस वीडियो के पिन्ड कमेंट के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आप कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। अपने आसपास के आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो जीवन में जितनी भी आत्माएं आपके साथ कनेक्टेड हैं, अपना और उन सब का कल्याण कैसे करना है, इसको आप अच्छे से इस कोर्स के माध्यम से सीखेंगे। तो लिंक का इस्तेमाल करके कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी इस वीडियो में आपको क्या पसंद आया हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी से हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।